हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत परिपथ। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। 6 नंबर पार्ट है। और इसमें जो अपने टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल के लिए आज से। तो प्रैक्टिकल आपको इस पर बेस्ड 3 या 4 प्रैक्टिकल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है विभव मापी और दूसरा है विभव मापी की संरचना। ठीक है, विभव मापी की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक भी मैं आपको बुक से ही करवाने वाला हूँ क्योंकि बुक से ही आपके नोट्स बनेंगे यहाँ से। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। तो ज़्यादातर यानी कई टॉपिक इस चैप्टर के जो हैं वो मैं आपको बुक से ही करवाने वाला हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि देखो विभव मापी है। अब विभव मापी की संरचना है भी, वो होता कैसा है या और है, उसमें मैं अपनी लैंग्वेज नहीं डाल सकता। वो जैसा होता है वैसा ही उसके बारे में बताना पड़ेगा, जैसा काम करता है वैसे ही बताना पड़ेगा। और आपकी बुक से मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में बहुत ही बढ़िया इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जहाँ से मुझे बेस्ट लगता है मैं वहाँ से करवाता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि नहीं यार यहाँ पे ये चीज़ काटने वाली है तो वो मैं नोट से करवा देता हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे इस चीज़ के। लेकिन सिलेबस को थोड़ा जल्दी करने के लिए अपने क्या है बुक से इसको कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है आगे भी कि मैं आपको बुक से डेरिवेशन वगैरह करवा दूँ, वो कोई बात नहीं। जो टॉपिक बुक से करवाने वाला होगा बस वही करवाऊँगा, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक नई एनर्जी। तो देखो विभव मापी, विभव मापी क्या चीज़ होती है। तो जैसा कि इसके नाम से पता अपने को लग रहा है कि विभव मापी क्या चीज़ होगी, विभव को मापने वाला। ठीक है, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। तो यानी कि जो विभव को मापने के काम आता है उस चीज़ को अपने क्या बोल देते हैं, विभव मापी बोल देते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो जब विभव मापते हैं तो विभवांतर भी तो विभव ही होते हैं एक तरह का, बस दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर हो गए वो। तो विभव या विभवांतर को मापने के लिए अपने जिस चीज़ का यूज करते हैं वो होता है विभव मापी। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको तो वो ऐसे लग रहा होगा कि विभवांतर मापने के लिए तो अपने वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का, यानी वोल्टेज मापने के लिए। लेकिन आप कह सकते हो कि विभव मापी भी अपने क्या है वोल्टेज मापने के लिए यूज करते हैं। अब फर्क क्या है कि जो वोल्ट मीटर है वो आपको लगभग 95% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। मतलब कि आप जिस भी वोल्टेज को माप रहे हो लगभग 95% या 95 से 98 यानी पूरा 100% सटीक अपने को वोल्टेज नहीं बताता है जो वोल्ट मीटर होता है। लेकिन जो विभव मापी होता है वो क्या है अपने को बिल्कुल 100% सही वोल्टेज बताता है। या आप कह सकते हो कि अगर मान लो किसी सेल का आप वोल्टेज निकाल रहे हो तो यह उसका विद्युत वाहक बल को बता देगा अपने को, जो विभव मापी होगा। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो अपने को पूरा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। अब इसका कारण क्या नहीं देता है वो इसी में बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ो कि विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने की आदर्श प्रायोगिक युक्ति है। यानी कि अगर आपको क्या करना है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल या वोल्टेज उसकी निकालनी है, या क्या करना है कि कोई भी आपका जो विद्युत परिपथ है उसमें आपको परिपथ में क्या निकालना है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापना है। तो उसके लिए आदर्श प्रायोगिक यानी प्रयोगों में आपने इसको ज़्यादा यूज करते हैं, वैसे डेली लाइफ में अपनी यूज होने वाली नहीं है क्योंकि थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है ये। तो इसको यूज करना क्या है उतना अपने लिए सुविधाजनक नहीं रहता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, यह अविक्षेप की स्थिति में परिपथ से विद्युत धारा का कोई अंश ग्रहण किए बिना विभवांतर का शुद्ध मापन कर लेता है। अब इसका क्या मतलब है भाई, और आगे वाली लाइन भी पढ़ लो एक बार फिर इकट्ठा समझा देता हूँ। वास्तव में यह अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब इसको समझो भी ये चीज़ क्या है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी मान लो ये वाला आपके पास प्रतिरोध है और इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये प्रतिरोध क्या है, आर है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से 5 एम्पियर धारा आ रही है। कितनी आ रही है, 5 एम्पियर धारा आ रही है। और जो प्रतिरोध है इसका मान क्या है, 4 ओम है। कितना है, 4 ओम है। तो आपको अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आप इसका विभवांतर निकालो, इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, तो आपको होगी ओम के नियम से सर होता है V बराबर आई आर। तो ये हो जाएगा सर 5 × 4 यानी 20 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। ठीक है,
20 वोल्ट विभवांतर होगा। अब क्या है कि अपने क्या है, इस जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर अपने एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो अब वोल्ट मीटर को रीडिंग कितनी देनी चाहिए? 20 वोल्ट, क्योंकि इसके सिरों पर विभवांतर 20 वोल्ट ही है। लेकिन प्रयोगों द्वारा ये चीज़ नोट की गई कि जो वोल्ट मीटर है वो लगभग अपने को 19.6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 19.8, यानी कि लगभग 19 पॉइंट समथिंग वोल्ट उत्तर देता है। पूरा 20 वोल्ट वोल्ट मीटर कभी भी अपने को नहीं देता वोल्टेज। तो अब मतलब कि जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज को थोड़ा सा क्या है, अशुद्धता से मापता है। अब इसका कारण क्या है अशुद्धता से मापने का? देखो क्या है कि आपकी ये वाली धारा आई आ रही है यहाँ पे, इसको माना था 5 एम्पियर। मैं आंकड़े इस कारण ले रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखो तो होना क्या चाहिए, ये 5 एम्पियर धारा इस तरीके से जानी चाहिए। लेकिन जब आप प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता मापनी होती है तो प्रतिरोध के सिरों पर अपने वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। तो अब क्या है कि जो वोल्ट मीटर होता है वैसे इसका प्रतिरोध अपने बहुत ही ज़्यादा रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई रखते हैं। क्योंकि क्या, अगर आपको पता है वोल्ट मीटर का भी खुद का प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ भी है। क्योंकि आगे देखो, अभी तो मैं वोल्ट मीटर के बारे में आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकता, अगले चैप्टर में वोल्ट मीटर एमीटर की पूरी स्ट्रक्चर आएगी भी, इसको बनाते कैसे हैं, काम कैसे करता है ये, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको बस एक बार समझने के पर्पज से ओनली इसको देखना है। देखो क्या कि इसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। तो अब आप देखो कि अगर मान लो आपको एक ऐसा सर्किट दे दें भाई, यहाँ पर तो 4 ओम का प्रतिरोध लगा है और यहाँ पर आपका क्या है कि आप कह सकते हो 200 ओम का प्रतिरोध लगा है, और इनको आपने समांतर क्रम में जोड़कर और फिर क्या कर दिया, यहाँ पर इसके साथ जोड़ दिया ये वाला जो आपके पास क्या है बैटरी है। तो अब बैटरी से जो धारा जाएगी उस धारा का ज़्यादातर भाग इस 4 ओम वाले में से जाएगा, क्योंकि ये वाला रास्ता आसान है, और कुछ जो कम भाग है वो इसमें से जाएगा। मतलब जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होता है धारा कम जाती है वहाँ पे। अब कई बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर अगर 4 ओम की जगह 5 ओम प्रतिरोध लगा दिए तो अब धारा का मान बदल जाएगा क्या उसमें? ठीक है भाई, 4 ओम की जगह आपने क्या कर दिया, 5 ओम लगा दी, तो अब प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा का मान चेंज होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि V बराबर IR फॉर्मूला होता है, ठीक है, IR फॉर्मूला होता है। तो अब देखो R का मान चेंज कर दिया तो आपका वोल्टेज तो वही है, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, R का मान चेंज कर दिया और I का मान साथ की साथ चेंज होगा, क्योंकि देखो क्या है कि दोनों के गुणा के बराबर V आ रहा है। तो अब होगा क्या, देखो बच्चों सीधी सी बात ये है, ज़्यादा उलझने की बात नहीं है भी, इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी होगा और ये वाला प्रतिरोध भी होगा, लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अपने बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। तो अब होगा क्या कि यहाँ से मान लो 5 एम्पियर धारा जा रही थी, उसमें से अब कुछ धारा इधर जाएगी। हाँ हो गया इसका मान 0.1 या 0.2 एम्पियर, मतलब इतनी कम धारा होगी, और बाकी की 4.8 या 4.9 एम्पियर धारा जो आपकी है वो आपकी इसमें से जाएगी। तो अब देखो एक्चुअल में तो क्या था, ये प्रतिरोध आपका मान लो 4 ओम का है, तो 4.8 को जब 4 से गुणा करोगे तो 4 8 32 और 19.2, यानी 4.8 एम्पियर जब धारा जा रही है तो ये 19.2 वोल्ट रीडिंग दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो वास्तव में इसका मान होना चाहिए था वो 5 गुणा 4 यानी 20 वोल्ट होना चाहिए था। अब ये हो किस कारण रहा है, क्योंकि इसमें से पूरी धारा ना गुजर के धारा का कुछ अंश वोल्ट मीटर में से जाता है, तो इस कारण क्या होता है, जो आपका प्रतिरोध है इसमें से जाने वाली धारा का मान कुछ कम हो जाता है, तो जिससे क्या है विभवांतर का पूरी शुद्धता से मापन नहीं हो सकता। तो अब इस समस्या को दूर करने के लिए क्या है, विभव मापी का उपयोग करते हैं। विभव मापी पता क्या करता है, विभव मापी अपने में से जो ये वाली I1 धारा जा रही है, या जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया 0.1 या 0.2 एम्पियर धारा जा रही है, इस धारा को भी नहीं गुजरने देता अपने में से कोई धारा गुजरने नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपकी वो वोल्टेज को माप देगा। अब ये तो चीज़ ही बढ़िया होगी, और आपको लग भी इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा कि अगर मान लो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लगाते हो तो भी धारा तो इसमें से जानी चाहिए, जाएगी अगर आपने तार लगा के लगा दिया, लेकिन विभव मापी में से ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो खुद धारा लेते ही नहीं है, वोल्टेज बता देता है। अब आप कहोगे कि सर सुई को घुमाने के लिए धारा तो चाहिए ही ना,
तो लेकिन उसमें सुई वाला तो काम ही नहीं है, वो कुछ और चीज़ है। अब देखो क्या है, ये वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे जो अभी लाइन मैंने आपको बताई थी कि यह विक्षेप की स्थिति में परिपथ से विद्युत धारा का कोई अंश ग्रहण किए बिना विभवांतर का शुद्ध मापन कर लेता है और ये अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। यानी अगर इस प्रतिरोध का मान अनंत हो तो धारा का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि V बराबर आई आर से अगर मैं I का मान निकालूं तो ये R का मान निकालूं तो V/I आ जाएगा। अब I का मान 0 है तो प्रतिरोध आपका अनंत हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध जब अनंत होगा तो धारा का मान 0 होगा, मतलब इसमें से कोई धारा नहीं जाएगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है। अब पेपर में आने वाले क्वेश्चन समझ लो कि जो विभव मापी है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो आप लिखोगे अनंत ओम होता है। कितना होता है? अनंत ओम होता है। अनंत ओम के वोल्टमीटर की तरह ये कार्य करता है। समझ आई बात? अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर जोड़ा गया। इससे प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का कुछ अंश वोल्टमीटर में विक्षेप के लिए न्यूनतम अंश, मतलब वोल्टमीटर की सुई घुमाने के लिए कुछ धारा चाहिए होती है, वो धारा तो उसमें से जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या आगे, वोल्टमीटर के परिमित प्रतिरोध के कारण वोल्टमीटर से प्रवाहित हो जाते आते प्रतिरोधक में बहने वाली विद्युत धारा वास्तविक धारा से कुछ कम प्रवाहित होती है। जो भी मैंने बताया 5 एम्पियर जानी चाहिए थी, 4.8 4.9 एम्पियर जा रही है। इस कारण प्रतिरोधक के सिरों ए व बी के मध्य विभवांतर का मान वास्तविक विभवांतर से कुछ कम प्राप्त होता है। इस कारण क्या होता है? कम प्राप्त होता है। विभवांतर का यह मान त्रुटिहीन तभी संभव है जब वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो। यानी यह मान तो अपने तभी संभव है जब इसका प्रतिरोध है वो क्या हो? अनंत हो। तो लेकिन वोल्ट में कोई भी प्रतिरोध अपने अनंत नहीं कर सकते, मान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप कहो कि प्रतिरोध अनंत हो, जो कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श कोई चीज़ नहीं होती है, परंतु सिद्धांततः ऐसा वोल्टमीटर बनाना संभव नहीं है। मतलब अपने ऐसा वोल्टमीटर नहीं बना सकते जिसका प्रतिरोध अनंत हो। तो जब अपने ऐसा वोल्टमीटर बना नहीं सकते तो जो भी बनाएंगे वो धारा का कुछ ना कुछ भाग तो लेगा, चाहे 0.001 एम्पियर ले ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो त्रुटि करेगा ही करेगा वो। ठीक है, विभवमापी से विभवमापी की स्थिति में यह परिपथ से कोई विद्युत धारा ग्रहण नहीं करता, अर्थात यह विक्षेप की स्थिति में होता है। इस अवस्था में यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करता है। अतः हम कह सकते हैं कि विभवमापी विभव मापन का वोल्टमीटर की तुलना में आदर्श उपकरण है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वोल्टमीटर का आदर्श उपकरण कौन सा है, या विभव मापन का आदर्श उपकरण कौन सा है? तो आप कहोगे विभव मापी है, वोल्टमीटर नहीं है, विभव मापी है। ठीक है, अब इसकी संरचना पढ़ लो कैसी होती है। काम इसका बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, देखो, क्योंकि देखो आज मैं आपको इसकी संरचना समझाऊंगा, उसके बाद सिद्धांत है ना, जो सिद्धांत क्या है देखो, आप यहाँ से स्टार्ट होते हैं नीचे से, ये पूरा पेज और ये पूरा पेज, ये पूरा पेज, फिर सावधानी आती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पूरा एक लेक्चर लेगा। इसी कारण मैंने क्या किया बच्चों कि जो आज मैंने ओनली इसकी इंट्रोडक्शन करवाई है, लेकिन आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये चैप्टर चाहे 2 या 3 नंबर का है आपका, लेकिन मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको हर टाइम मोटिवेट, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो मोटिवेट करने वाली चीज़ है वो ये है कि ये प्रैक्टिकल में काम आएगा। तो प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होता है। तो आप सीधी सी बात ये कह लो कि 30 और 2 32 नंबर का ये चैप्टर है। समझ आई बात? ठीक है, 32 या 33 नंबर का। हालांकि बोर्ड के पेपर में 2-3 नंबर का ही आएगा, लेकिन यहाँ से इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल का 70% पार्ट है वो कवर होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा या और है वो यहीं से ज़्यादा पूछता है, और बच्चे इस चैप्टर को सबसे कम पढ़ते हैं। ठीक है ना, और वहाँ पे फंस जाते हैं एग्जामिनर के सामने, क्योंकि उनको ये होता है कि हाँ हमारे तो सर नंबर लगवा देंगे, लेकिन बच्चों नंबर तो लगवा देंगे लेकिन जो नॉलेज है वो तो नहीं दे पाएंगे ना आपको। ठीक है ना, तो तभी आप इसको अच्छे तरीके से करो, मैं भी अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। चित्र 6.7 में एक विभव मापी को दर्शाया गया। अब विभव मापी देख लो। सबसे पहले मैं क्या है आपको विभव मापी का डायग्राम दिखा देता हूँ, विभव मापी देखने में कैसा होता है। तो देखो बच्चों, ये विभव मापी होता है। ठीक है, विभव मापी में क्या होगा कि यहाँ पे 2 टर्मिनल होंगे इसके, यहाँ पे तारे निकालेंगे अपने। ठीक है, इसको परिपथ में लगाने के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, दोनों टर्मिनल हैं इसके पास। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये 2 टर्मिनल और बीच में यहाँ पे एक तार लगी होती है, और इस तार की लंबाई होती है टोटल 10 मीटर। अब मीटर सेतु में कितनी थी तार की लंबाई? 1 मीटर।
ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अपने 10 मीटर तार को किस तरीके से लगाते हैं। देखो यहाँ एक सिरे से स्टार्ट करेंगे, एक सिरे से तार स्टार्ट करते जाएंगे, यहाँ चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, स्क्रू में से इस तार को ऐसे घुमा के और फिर इधर वाले सिरे पर ले जाते हैं अटका के, फिर यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, फिर इस तार को घुमा के इधर ले जाते हैं। मतलब होती एक ही है तार, 10 मीटर लंबी एक ही तार होती है, लेकिन एक सिरे से बांध दिया, ठीक है, फिर एक स्क्रू से ऐसे उसको लपेट के फिर इधर ले गए, फिर उसको लपेट के इधर ले आए। ऐसे करते करते अपने टोटल क्या है यहाँ पे 10 तारें लगा देते हैं, ठीक है। ये तो आप गिन के देख लेना 10, तो हर एक तार 1 मीटर की, यानी हर एक पार्ट 1 मीटर का, तो टोटल तार इसमें 10 मीटर की होती हैं। समझ आई बात। अब दूसरी चीज़ इसमें सबसे ध्यान रखने वाली कि रुको 1 मिनट, अपनी थ्योरी पढ़ते हैं फिर आपको बताता हूँ दूसरी चीज़, ठीक है ना। अगर थ्योरी में दी हुई हो फिर तो बता ही दूंगा, अगर नहीं भी दी फिर भी आपको बताऊंगा। देखो क्या चित्र में 6.7 में एक विभव मापी को दर्शाया गया। विभव मापी में मुख्यतः मैग्नीज, यूरेका या कॉन्स्टेंटन जैसी मिश्र धातु का तार होता है। इन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक व प्रतिरोध ताप गुणांक न्यून होने के कारण इसका चयन किया जाता है। अब प्रतिरोध ताप गुणांक न्यून होने का कारण मतलब कि अगर इस तार थोड़ी बहुत गर्म भी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बहुत ही कम चेंज होगा या नहीं नगण्य के बराबर चेंज होगा, ठीक है। इस कारण अपने ये वाली तार लेते हैं। तो ये वाइवा के लिए क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि जो विभव मापी है उसका तार किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो मिश्र धातु का, मैग्नीज, कॉन्स्टेंटन या यूरेका, इस प्रकार की मिश्र धातु का बना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस मिश्र धातु का तार ही काम में क्यों लेते हैं, तो आप इसका कारण ये दोगे कि जो इसका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध अधिक का मतलब क्या होता है भाई, इसका विशिष्ट प्रतिरोध मैंने आपको बताया था किसको बोल देते हैं, प्रतिरोधकता को बोल देते हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता इसकी क्या होती है, अधिक होती है, और प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ही कम होता है इसका, तो इस कारण इसका चयन किया जाता है। और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो आपका पदार्थ का प्रतिरोध है वो बहुत ही कम चेंज होता है ताप बदलने के साथ, ठीक है। तो इस कारण इसको यूज में लेते हैं। भी कई बार प्रैक्टिकल में तार गर्म भी हो जाए तो ऐसा नहीं भी उसका प्रतिरोध चेंज हो जाए और आपका रिजल्ट गलत हो जाए, ठीक है। इस कारण इसका चयन करते हैं। सुविधा के लिए यह तार 10 मीटर लंबा होता है और तार का अनुप्रस्थ काट एक समान होता है। तार को 1-1 मीटर के 10 समान भागों में लकड़ी के 1 मीटर लंबे आधार पर तनी हुई पत्तियों अवस्था में व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। लकड़ी का एक क्या होता है, फट्टा होता है, उसके ऊपर अभी मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से लगी होती हैं। तार के सभी टुकड़ों को तांबे की मोटी पत्तियों द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं ये, ठीक है। अब तार के अंतिम सिरों ए और बी को संयोजक पेचों की सहायता से जोड़ दिया जाता है। लकड़ी के आधार पर तार के समांतर 1 मीटर स्केल भी लगा होता है। अभी मैं स्केल के बारे में बताने वाला हूँ आपको। ये एक विसर्पी कुंजी या जॉकी है जो लकड़ी के आधार पर लगी होती है, लगी एक धातु की छड़ पर सरकाई जाती है। इसके दबाने पर तार संपर्क स्थापित किया जा सकता है और विभव मापी के तार को ए बी को सरल रेखा में प्रदर्शित करेंगे। अब ये जॉकी वाला सिस्टम यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये पुराने टाइप की जॉकी है, ठीक है। पुराने टाइप में इस प्रकार ऊपर ही लगी होती थी और जिस भी तार को टच करना होता था ऊपर से दबा देते थे। ये मैंने भी नहीं देखी हुई, ऐसे सुना ही हुआ है। हमारे सर जो बताते थे कि हमारे टाइम में ऐसी जॉकी हुआ करती थी, ठीक है। इसको दबा दबू के कुछ टच करके ऐसे किया जाता था, लेकिन ये उन्होंने लैंग्वेज वही लिख दी, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, जॉकी आपको मैंने दिखाई हुई थी, ठीक है। ये जॉकी पड़ी हुई है यहाँ पे। अब जॉकी से पता है क्या करते हैं, अपने जॉकी से यहाँ से तार निकाल देते हैं और इसको इससे मान लो किसी भी टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब जॉकी को हाथ में पकड़ लेते हैं, हाथ में पकड़ के पहले तार पर लगाते हैं, दूसरे तार पर लगाते हैं, इसी प्रकार सारे तारों पर लगा के देखते हैं इसको। सबसे पहले अपने जो सर्किट चेक करेंगे वो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है। ये तार के सिरे हैं, तार यहाँ से स्टार्ट होती है और इस बी पर एंड होता है। तार का टोटल 10 मीटर लंबी तार है, तो ये ए और बी सिरों के मध्य 10 मीटर लंबी तार लगी हुई है। लेकिन जब अपने इसके कहने का मतलब ये है कि जब अपने इसको परिपथ में दिखाएंगे ना, इस तार को 10 मीटर लंबी को, तो इसको एक ही लाइन से दिखाएंगे बस भी ये विभव मापी की तार है, ये इसका ए सिरा है और ये बी सिरा है और टोटल 10 मीटर लंबी ये तार है, ठीक है। ऐसे तो दिखा नहीं सकते भी आप 1-1 मीटर लंबे ऐसे ऐसे बनाते चलो वहाँ पे ऐसे, फिर इसको इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया, ऐसे। तो इसको दिखाने का तरीका वही है।
विभवमापी सारे को जो आप दिखाओगे वो आप किस तरीके से दिखाओगे, इस सारे विभवमापी का, सारे विभवमापी को ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, एक सीधी लाइन द्वारा ही दिखाओगे बस। ये विभवमापी को दिखाने का तरीका है ए और बी। समझ आई बात। अब दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि ये जो स्केल होता है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का स्केल होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप का स्केल होता है। अब आपके मन में तो ये आ रहा होगा कि सर इसका यूज कैसे करते हैं या और है, वो कोई बात नहीं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे भी इसका यूज कैसे करते हैं। आज ये चीज़ समझ लो कि ये जो तारे हैं और यहाँ पे मैंने आपको स्केल बताया है 2 डबल होते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है, देखो आपकी जो पहली तार है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, पहली तार यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपका जो ये वाला स्केल होगा ना, ये जो स्केल लगा हुआ है यहाँ पे एक बड़ा स्केल लगा होता है 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसमें पता क्या होता है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्टार्ट होगा, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और नीचे जो स्केल होगा ना उसके 100 के सीध में 1 होगा, 99 के सीध में 2 होगा, यहाँ 3 होगा, और डैश डैश करते हुए यहाँ तक टोटल जहाँ पे इसका 1 होता है यहाँ तक 100 आएगा। तो अब कन्फ्यूजन ये होता है कि अपने जो तार की लंबाई नापने में कौन सा स्केल काम में लें, ऊपर वाला लें या नीचे वाला लें। ठीक है, तो अब आप देखो क्या करोगे, आपने देखना है कि आपका ए बिंदु कौन सा है जहाँ से तार स्टार्ट हो रही है, आपको पता लग जाएगा वहाँ से तार स्टार्ट हो रही है। तो देखो ये वाली तार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके साथ देखना है कौन सा स्केल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ अगर मान लो ऊपर वाला स्केल आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तार की लंबाई आप ऊपर वाले स्केल की हेल्प से मापोगे। मान लो आपको यहाँ पे किसी बिंदु पर कह दिया भी यहाँ से ए से लेके और इस बिंदु की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे कि इसकी सीध में देख लोगे, मान लो ये 56 आई, तो आप कहोगे 56 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब बात क्या है, नीचे वाला स्केल देने का कारण ये है कि आपने पहली तार तो माप ली ये वाली, अब है तो सारी तार एक ही, उसके 10 पार्ट बनाए हुए हैं। अब पहली तार को यहाँ पे घुमा के पेच में से अटका के और दूसरी तार ऐसे जाती है, दूसरी तार कैसे जाती है ऐसे। तो अब आपका जो ऊपर वाला स्केल था वो यहाँ 1 से लेके और यहाँ 100 तक स्टार्ट हो रहा था, और नीचे वाला था वो आपका यहाँ नीचे 1 से लेके 100 तक स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो अब आपको मान लो जो तार का कोई बिंदु है आपका, मान लो दूसरी तार का ये वाला बिंदु है, तो अब आपको वो वाला स्केल के हिसाब से चलना है जहाँ से ये तार स्टार्ट हो रही है। दूसरी तार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आपको नीचे वाला स्केल काम में लेना है। तो अब मान लो ये वाला बिंदु आपका 45 पर आ रहा है नीचे वाले स्केल के हिसाब से, तो अब ये बिंदु आपका इस ए बिंदु से कितनी दूर होगा, तो आप कहोगे कि देखो 100 सेंटीमीटर तो पहली तार की लंबाई है, और 45 सेंटीमीटर ये वाली तार इधर जा रही है ना, और तो इसी स्केल के हिसाब से 45 सेंटीमीटर नीचे होगी, तो आप कहोगे कि सर ये 145 सेंटीमीटर दूर है ये वाला बिंदु ए से। इस तरीके से नापते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपको स्केल इसमें क्या करना पड़ता है, अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सा स्केल काम में आएगा। अब आपको देखो, अगर मैं कह दूं यहाँ पर कि आपका इस तार के लिए मापना है, तो ये वाली तार यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये बिंदु आपका इस तार पर इस नीचे वाले स्केल के हिसाब से, क्योंकि नीचे वाला स्केल इधर जा रहा है, तो नीचे वाले स्केल के हिसाब से ये आपका 54 मीटर पर आ रहा है। तो अब आप इसकी लंबाई बताओ, तो आपको 100 सेंटीमीटर ये, 100 ये, 100 ये और 54 ये, तो 300 कितनी होगी, 54 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई इस बिंदु की। तो इस तरीके से नापते हैं। बाकी ये चीज़ें क्या है कि आपके प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ आएंगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये अपरेटस अवेलेबल नहीं है और ना ही मैं स्कूल में इस बार कोई ज्वाइन किया है मैंने, तो जब आप स्कूल में करोगे तब आपकी ज़्यादा समझ आएगी ये चीज़, लेकिन थ्योरेटिकली भी इसको समझना जरूरी है। तो एक बार जितना यहाँ पे समझ आ रहा है उतना समझते चलो, बाकी स्कूल में जब आप प्रैक्टिकल करोगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, अब आपको लग रहा होगा कि हमें 50% समझ आ रही है, जब प्रैक्टिकल कर लोगे ना इसका तब आपको 100% भी समझ आ जाएंगी, यानी पूरी की पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी, क्योंकि जिस चीज़ का अपने प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ना वो चीज़ दिमाग में पक्की हो जाती है। समझ आई? तो थ्योरी एक बार करते चलो, बाकी चीज़ आप प्रैक्टिकल में करना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है,
और बहुत जल्द मैं आपके लिए एक MCQ की सीरीज़ और एक वन लीनियर यानी जो एक लाइन वाले क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। लगभग एक चैप्टर, जो बड़ा चैप्टर उसमें से 2 या 3 वीडियो बनेगी और छोटे चैप्टर में से एक वीडियो बना के, और सारे उसमें जितने आपके जितना निचोड़ निकल सकता है उस पर मैं लगा हुआ हूँ, और वो बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसी तरह जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह अपना प्यार देते रहें।